हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में गाइस बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। प्रैक्टिस सेट 3 को पूरा डिस्कस करेंगे जो कि पूरी तरीके से 100% बीएसएससी के सीजीएल पे बेस्ड होगा, है ना। देखिए दोस्तों, तो आज हम लोग चलिए अपने पहले क्वेश्चन से दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है मॉडल सेट 3 का सामान्य अध्ययन से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। तो दोस्तों भारत में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। भारत में किया गया है। देखिए दोस्तों, भारत में एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना, वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है, जैसा कि हमें पता है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ मायनों में केंद्र भी अपने जगह पे कुछ कानून बनाने के लिए है और कुछ मायनों में आपका राज्य भी है दोस्तों, और कुछ ऐसे भी मायने हैं जहाँ पे ये दोनों टकराती हैं, मतलब दोनों के बीच एक टकराव हो जाता है। जैसे आपका नदी नहर जो होता है ना, उस मामलों में ज़्यादातर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में ऐसे 3 सूचियाँ बनाई गई है जिसमें आपको सभी के विषय को प्रॉपर तरीके से बांटा गया है दोस्तों, है ना। जैसा कि हमें पता है, एक केंद्र सूची में आपका है और एक आपका राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो ये तीनों सूचियों में भी कुछ सबके अपने अपने विषय दे दिए गए हैं कि इस विषय पे केंद्र सरकार का है, इस विषय पे राज्य सरकार का है और इस विषय पे समवर्ती सूची, मतलब यहाँ पे दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर टकराव होता है तो उस केस में भी आपको सेंट्रल लेवल जो है, केंद्र संघ सूची जो संघ जो सरकार है, संघ की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जैसा कि हमें पता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न कह लेते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, है ना। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। उसके बाद बिंदुसार, फिर आए उसके अशोक, है ना, सम्राट अशोक, जो कि बहुत ही फेमस शासक थे दोस्तों। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद गुजरात आता है, फिर झारखंड आ जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु का हिस्सा है ना, याद रखिएगा। जो कन्याकुमारी है ना, उस जिले में पड़ता है रामेश्वरम। और यहाँ की एक मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, बहुत ही फेमस है। हमें बहुत सारी ऐसे साउथ की मूवी है जिसमें इसको दिखाया जाता है दोस्तों, है ना। चलिए, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, पोखरण 2, अगर आपने मूवी देखी होगी पोखरण वाली तो आपको ये पता होगा, है ना। तो ये पोखरण 2 जो परीक्षण हुआ था दोस्तों, ये 11 मई से 13 मई के बीच हुआ था, है ना। यही दोनों डेट रहा, इसी बीच हुआ था 1998 में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे प्रधानमंत्री देश के। चलिए, ग्रैंड कैनियन है दोस्तों, ग्रैंड कैनियन एक पता है क्या है, ये जो आपका अमेरिका है ना, यूएसए, वहीं पे एक आपकी नदी है, बहती है, जिसका नाम है कोलोरेडो नदी। और वो पता ही क्या होता है, वो जब बहती है ना तो उससे कुछ मिट्टी का कटाव होता है, और वही मिट्टी के कटाव को ही हम लोग पता है क्या बोलते हैं, खड्डा बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। दोस्तों देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि ये आपका एक अर्थ है, तो अर्थ पे ये वाला जो, इसको क्या बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं ना, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं ना, इसको देशांतर रेखाएं। यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और इसी को इक्वेटर भी बोलते हैं, आपको पता है। और इसको पोल बोलते हैं ना, ध्रुव बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, ये जो इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन होती है ना, इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन होती है ना, ये वाली लाइन आपको क्या बताती है, ये वाली लाइन आपको हीट बताती है दोस्तों। क्या हीट मतलब, हीट मतलब उष्मा, कहाँ पे कितना ज़्यादा गर्मी है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक गर्मी अर्थ के अगर किसी रीजन पे पड़ता है ना, तो वो इक्वेटर के पास ही पड़ता है, ये वाले रीजन पे पड़ता है, अच्छे से देख लेना, है ना। और अगर मैं बात करूँ टाइम जोन की,
यहाँ समय की बात कर रहा है ना, स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा है ना। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि इंग्लैंड का जो ग्रीनविच लेबोरेटरी है वहाँ पे मानक जो समय है वो 0 है, और वहीं से आप जैसे जैसे आप ईस्ट के दिशा में बढ़ेंगे, पूरब के दिशा में बढ़ेंगे, मानक समय क्या होगा, वो बढ़ते चला जाएगा, प्लस में होगा। और जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाएंगे मानक समय क्या होगा, घटते चला जाएगा, है ना, याद रखिएगा। तो ग्रीनविच लेबोरेटरी जो है वहाँ से अगर मैं बात करूँ, अपना देश यहाँ पे जो स्थित है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे जो अपना देश है दोस्तों, तो ये इक्वेटर के थोड़ा ऊपर ही है एक्चुअली, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो देश है अपना, यहाँ से जो ग्रीनविच लेबोरेटरी है, यहाँ के बीच का जो समय अंतराल है दोस्तों, वो 5 घंटे का है। कितने का है, 5 घंटे का है ना। और अपने देश से ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो समय अंतराल है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बीच का, वो कितने का है दोस्तों, वो भी 5 घंटे का है, याद रखिएगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि अपना जो पश्चिमी है गुजरात वाला, पश्चिमी सबसे पश्चिम में गुजरात है, और इधर के साइड आपका क्या पड़ जाता है, असम वाला एरिया जो पड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया पड़ जाता है, यहाँ तक का जो समय का अंतराल है ना दोस्तों, ये है आपके 1.5 घंटे का, याद रखिएगा, 1.5 घंटे का अंतराल है ना, लगभग 1.5 घंटे का अंतराल है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, तो एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं जो पूरे कंट्री में सेम रहे। तो वो आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है ना दोस्तों, वो इलाहाबाद से क्रॉस करता है, ऐसे इलाहाबाद से, है ना, इलाहाबाद से क्रॉस करता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। बोडो निवासी है दोस्तों, ये जो बोडो निवासी है ना, मेनली आपको पाए जाते हैं भारत के पूर्वी दिशा में, पूर्वी राज्यों में, है ना। अब पूर्वी राज्यों में आपका असम आ गया, मिजोरम आ गया, मेघालय आ गया, है ना। तो ये आपकी गारो पहाड़ियाँ है ना, उधर ही के साइड होती है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पनामा नहर जोड़ती है दोस्तों, पनामा नहर जो है ना, वो एक्चुअली उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, है ना। तो ये दोनों को अलग करती है पनामा ही, ये वाली अलग करती है। अब देखो इसका जो दोनों सिरा है ना, इसका इधर आपका हो गया आपका क्या, अटलांटिक ओशियन, और इधर हो गया आपका पैसिफिक ओशियन। आपको पता है इधर पैसिफिक ओशियन है, पूरा अमेरिका की साइड पूरा पैसिफिक ओशियन है ना। और ये वाला जो भाग है ना दोस्तों, ये है अटलांटिक ओशियन। तो इस दोनों को कनेक्ट करने वाली भी यही एक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये नहर ही इसको कनेक्ट करता है दोनों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसके बाद माउंट एटना है। देखिए दोस्तों माउंट एटना जो है ना, वो एक मतलब क्या बोलूँ आपसे कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब कि ये एक्टिव वॉल्केनो है ना। मतलब अभी जिंदा है, मरा हुआ होता है तो उससे आग नहीं निकलता है, लेकिन इससे आग निकलते हैं कंटिन्यूअसली, है ना। बहुत सारे लावा इससे निकलती है, मैग्ना बोलते हैं ना उसको, जो क्रस्ट से निकलता है। और ये दोस्तों यूरोप के इटली में स्थित है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, यूरोप की इटली में स्थित है, इटली, ऐसा ही कुछ, मतलब स्पेलिंग गलत हो सकता है, माइट भी, लेकिन नाम जान लो, हाँ ना। चलिए तो ये एक ज्वालामुखी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। देखिए दोस्तों हिमालय को अगर हम लोग कैटेगराइज करें ना कुछ भाग में, तो देखिए इसको 4 से 5 भाग में मेनली कैटेगराइज किया जाता है, हिमालय को 4 भाग में, है ना। अब इसकी बहुत सारी मतलब कैटेगरी है, बहुत सारी श्रेणी है। कुछ बहुत ज़्यादा हाइट का होता है, उससे थोड़ा लो हाइट का, उससे थोड़ा लो हाइट का, है ना। तो ऐसी चीज़ में इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर मैं बात करूँ कि सबसे ऊपर वाली हाइट को क्या, देखिए मतलब मैं बात करूँ तो ये सब के सब लगभग समानांतर ही फैले हुए हैं। जैसे आपके अगर हम लोग देखें हिमालय को, तो ऐसे फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, ऐसा ही है ना। एक लंबा हाइट है, इसके थोड़ा सा ऊपर का हाइट है, फिर इससे थोड़ा सा नीचे का हाइट है। मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूँ, देखो ये एक बड़ा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसा कुछ होता है ना। और सब समानांतर ही है अपने आप में, है ना। लेकिन देखो अब ये बड़ा वाला रेंज हो गया, है ना, ये एक बड़ा वाला रेंज हो गया, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो देखो दोस्तों हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं ना, पर्वतपादीय, पर्वतपादीय मतलब क्या, इसका जो हाइट होता है थोड़ा शॉर्ट होता है इन सब चीज़ों से। तो सबसे शॉर्ट हाइट किसका है, इसका है ना। अब देखो अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ अगर इस पर, तो देखो क्या होता है, सबसे जो पहला हिमालय होता है ना दोस्तों, ये इसको बोला जाता है महा हिमालय। ये सबसे उत्तरी श्रेणी है, ये सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है ना। फिर आता है फिर आपका आता है लघु हिमालय,
जो कि भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान जो होती है ना, वो इसी हिमालय पर है। जितने भी भारत के स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, प्लेस है, सब यहीं पे है ना, इसी रेंज में आता है एक्चुअली, है ना। और फिर आपका आता है एक ट्रांस हिमालय, ये मुख्यतः तिब्बत वाले एरिया में फैला हुआ है, ये मेनली तिब्बत वाले एरिया में फैला हुआ है। फिर आपका आता है चौथा शिवालिक का हिमालय, शिवालिक जिसको बोलते हैं ना। अब ये एक्चुअली क्या है, इसके दक्षिण में स्थित है, मतलब ये नॉर्थ हुआ ना, ये आपका नॉर्थ हुआ ना, तो ये साउथ हो गया, देख रहे हो, नॉर्थ, तो ये साउथ हो गया, तो ये साउथ में फैला हुआ है, हिमालय के साउथ में, है ना। और यही रीजन से हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हिमालय के साउथ में एक स्थित है देश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं। ऐसा आपको किसी एक बहुत वेद में लिखा था ना। तो वैसे ही दोस्तों कि हिमालय के साउथ में स्थित है, और ये आपका तिब्बत वाले एरिया से भी नीचे आ जाता है, नेपाल वाला एरिया पड़ता है ना, और वहाँ से अपना बिहार एक टच होता है, आपको पता ही है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से बिहार का जो नॉर्थन पार्ट है वो टच होता है, आपको पता ही ये बात है ना, क्योंकि हम लोगों ने बिहार के भूगोल में पढ़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जानते हैं कौन है, वो है केरल। और इसके अलावा भी चीज़ें हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही होल्ड करता है स्टेक, है ना, 90% होल्ड करता है दोस्तों, 90% याद रखिएगा। अगर वही मैं बात करूं कि कृत्रिम रबर उत्पादक कारखाना जो बनाए केंद्र जो है, वो आपका एक सबसे पहले बरेली में था दोस्तों, लेकिन हाल ही में अगर करंट की बात करूं, करंट अपडेट की बात करूं, तो असम में इसको बनाया गया दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा है ना, याद रखिएगा। करंट में आपका असम में बना है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आम्र वर्षा है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि आम्र वर्षा क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आम्र वर्षा एक्चुअली पता है क्या होता है, जब ठंडी के बाद जो गर्मी वाला मौसम स्टार्ट होता है ना, तो उस समय क्या होती है कि धूल वाली चक्रवात चलने लगता है, धूल वाला तूफान थोड़ा बहुत आने लगता है, धूल कण वाले बहुत ज़्यादा मतलब हवा चलने लगती है, और उसके वजह से जो चक्रवात बनते हैं ना, और उससे जो बादल बनते हैं ना, वही बादल जब बरसते हैं तो उसी को बोलते हैं आम्र वर्षा। तो मुझे लगता है ये चीज़ें लगभग क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि जो गर्मी के मौसम में जब धूल चल रहा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है ना, आपको पता है। और गांव में एक्चुअली कहा भी जाता है कि पहला 3-4 बारिश कभी मत नहाना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इसी वजह से, है ना, कि नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। पहला 2-3 बारिश मत नहाना, जो उसके बाद जो चौथा पाँचवा के बाद जब बारिश आने लगेगा ना, तो फिर नहाना बारिश में, उसके पहले मत नहाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तो यही सब चीज़ें रीज़न होती है दोस्तों, कुछ साइंटिफिक रीज़न है, हालांकि सबको नहीं पता होता है, फिर भी कुछ चीज़ों पे वो लोग बल देता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए, बंगाल बिहार में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, एक्चुअली वही बात है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है दोस्तों, जैसा कि हमें पता है नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है, नीलगिरी हिल्स जो है वो दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाता है। देखिए दोस्तों क्या है, रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, ऑप्शन भी तो हो जाएगा, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका पूरा अपना कंट्री है, भारत का साउथ वाला हिस्सा है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, जो साउथ का आपका ये जो वाला रीजन है ना, वेस्ट वाला रीजन है, वेस्ट वाला रीजन है, तो ये वाला एरिया, और फिर आपका जो साउथ का ईस्ट वाला रीजन, ये वाला एरिया, तो इसके पैरेलल ही ये पहाड़ियाँ है, ये जो पहाड़ी है ना नीलगिरी की पहाड़ी, इसके पैरेलल ही है। और इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, तो ये एक्चुअली पता है जहाँ पे है ना, वहाँ पे आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका तीनों का बॉर्डर शेयर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये जहाँ पे है ना दोस्तों, वहाँ पे तीनों का बॉर्डर शेयर होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का, तीनों का, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे दोस्तों, जैसा कि हमें पता है ए ह्यूम हुआ करते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक, जो कि क्या थे, सैनिक थे, भूतपूर्व सैनिक थे, मतलब अवकाश प्राप्त सैनिक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, जिन्होंने 1885 में क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी, है ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करी थी, लेकिन उसको क्या किया गया, कांग्रेस का नाम दिया गया दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, जो कि संस्थापक में से एक थे, है ना। चलिए, और उस समय लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे, क्या, वायसराय हुआ करते थे, है ना, याद रखिएगा। वायसराय नहीं एक्चुअली, मतलब
हाँ वायसराय कहूँ, वायसराय हुआ करते थे, है ना, याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1931 में इनको फांसी दी गई थी दोस्तों, जो कि सैंडर्स की हत्या कर दी थी लाहौर में इन्होंने, इनके 3 ग्रुप ने, तीनों लोग थे इसमें और भी मतलब, है ना, तो इन्हीं को इसी वजह से फांसी दी गई थी। लेकिन एक्चुअली इनको जो पकड़ा गया था ना, एक्चुअली पकड़ा क्या गया था, ये खुद से अपने आप को सरेंडर ही किए थे, है ना। तो असेंबली में जो बम फेंका था ना इन लोगों ने, उसी वजह से इनको पकड़ा गया, लेकिन फांसी दिया गया 1 साल पहले का जो केस था सैंडर्स की हत्या, उसकी वजह से, है ना। चलिए वो केस चलाकर इनको फांसी दे दी गई थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है। तो दोस्तों अगर एक ही भूमि है, मतलब ये आपका खेत है और यहाँ पे एक ही साथ 2 या 2 से अधिक आप फसल उगाते हो, 2 या 2 से अधिक, मतलब एक में आलू कर दिया, उसी में मकई कर दिया और साइड साइड से सरसों भी रोप दिया, तो ये आपका 2 या 2 से अधिक हो ही गया ना। तो इसको बोलते हैं दोस्तों मिश्रित कृषि, है ना, मिश्रित कृषि बोलते हैं इसको। तो एक्चुअली गांव में होता ही है, मेनली होता ही है ना, कभी भी एक चीज़ आप नहीं देखोगे, मेनली देखोगे कि 2-3 चीज़ें रोपी दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। दोस्तों जैसा कि हमें पता है, असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने स्टार्ट करा था तो उसमें एक चौरी चौरा कांड हो गया था, चौरी चौरा एक हो गया था जो कि गोरखपुर में पड़ता है ना। तो उस वजह से क्या हुआ, इनको अब मतलब उससे बहुत ही बड़ा इनको झटका लगा गांधी जी को कि यार मैंने तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट करा था, लेकिन उसमें कुछ हिंसा वाली चीज़ें हो गई, जिस वजह से इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया उसको। 21 पुलिस वाले को बंद करके जला दिया पूरा, जा बेटा जल जा सब, बाप रे। अब जला दिया, तब गांधी जी को पता चला, तब इन्होंने क्या किया, तुरंत ही असहयोग आंदोलन को रोकने का ऐलान कर दिया। अब इस वजह से क्या हुआ कि कुछ जो उसमें के अच्छे अच्छे नेता भी थे जो चाहते थे कि ये ना रुके, लेकिन अब इन्होंने कर दिया था। अब गांधी जी तो बहुत जिद्दी आदमी, रोक दिए तो रोक दिए, फैसला एक बार कर लिया तो कर लिया। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया। किसने किसने दोस्तों, तो मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास, दोनों ने मिलके 1923 में क्या किया था दोस्तों, 1923 में क्या किया था दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन किया था, है ना। इनका एक्चुअली जो पर्पस था ना स्वराज पार्टी गठन करने का, वो था कि इंग्लैंड वाली असेंबली में जाकर, मतलब उसमें जाकर और अपने हक की बातें कहना, है ना, और आके अपने हक की लड़ाई के लिए बात उनके सामने रखना, और वही सब चीज़ें थी, इनका पर्पस मेनली यही था, है ना। चलिए तो यही सब चीज़ें थी, तो पता हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, INA की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों देखिए, INA की सबसे पहली जो स्थापना किया गया था ना दोस्तों, वो मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, है ना, 1942 में सबसे पहले मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। और फिर इसका पुनर्गठन किया गया अपना वन एंड ओनली हीरो, आपको पता ही है, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिंगापुर में 1943 में। तो मुझे इनका नाम बता दीजिए प्लीज़ यार, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग इसका नाम कमेंट में करोगे तो, सॉरी इनका नाम, आई एम सॉरी यार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, उसके अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो दोस्तों जो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था ना, इसके अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी सर को चुना गया था, है ना, महात्मा गांधी को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष मतलब NSDF की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों NSDF की स्थापना 1998 में की गई थी, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अधिकतम नरमपंथी नेता थे, जो नरमपंथी नेता थे ना राष्ट्रीय आंदोलन में, जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, तो उस समय जो नरमपंथी नेता थे ना दोस्तों, ये शिक्षित वर्ग के नेता थे, एक्चुअली शिक्षित वर्ग के। अब शिक्षित वर्ग के उस समय के नेता कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं, आप सोच सकते हो, जो शहरी क्षेत्र था वहीं से ना, क्योंकि उस समय शिक्षित वर्ग जो उभर के आया था ना, वो शहर से ही आया था, गाँव में बहुत ज़्यादा शिक्षित वो आदमी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, बिहार के शेर
मतलब क्या बोलूँ, महापुरुष जो भी मैं बोलूँ बहुत कम है इनके लिए। तो वो जगदीशपुर से हुआ करते थे दोस्तों, है ना। अब इनका नाम आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, बस मैं इतनी ही मेहरबानी करूँगा कि आप इनका नाम हमें कमेंट में बता दें। और इनसे जुड़े अगर कोई आपको फैक्ट पता ना, वो भी आप कमेंट में लिखें, जिससे आपका रिवीजन होता चला जाए, है ना। वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेट का मतलब ही है रिवाइज करना चीज़ों को। पढ़े तो हैं, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस का मतलब ही होता है रिवाइज करना। और जो चीज़ें आपकी थोड़ी थोड़ी छूट जा रही है वो मैं ही हूँ ही, मैं आपकी मदद करने के लिए 100% हूँ, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है दोस्तों, तो ये रिवर डॉल्फिन है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो खुला है वो कहाँ पे खुला है दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बिहार का ही कहीं खुला है, तो बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में खुला है आप हमें बताएंगे, है ना। चलिए डॉल्फिन से रिलेटेड एक्चुअली 2 चीज़ें की गई है बिहार में, तो आप हमें दोनों बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है तो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। चलिए पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया कब। दोस्तों आपको पता है पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को, तो सबसे पहले दोस्तों ये लागू किया गया था, पता है, राजस्थान में। आपको पता होना चाहिए, है ना, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले में। और उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही ये एक्चुअली किया था दोस्तों, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 1959 की बात है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। और देखिए अगर मैं थोड़ा सा बात करूं पंचायती राज पे, तो दोस्तों ये आर्टिकल 40 ही कहता है कि राज्यों को, मतलब राज्यों को ही ये दायित्व दिया जाता है कि जो भी राज्य संस्थाएं के विकास का जो भी मतलब जिम्मा है ना, वो राज्यों को दिया गया है इसके तहत। मैं शायद थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सॉरी। मतलब इतना है कि ये आर्टिकल 40 से बात किया जा रहा है पंचायती राज का, जो कि राज्यों को कहा गया है कि वहाँ की जो भी शासन व्यवस्था है, जो भी विकास के रहेंगे, जो टूल्स होंगे, वो सभी राज्यों को ही देखना है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई बनता ही नहीं है ना, स्टेट गवर्नमेंट ही पूरा इसको वो करती है, डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें होती है वो काम करती है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बाल लिंगानुपात क्या होता है। दोस्तों जो बाल लिंगानुपात होता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि ये 0 से 6 साल के जो भी होते हैं ना, मतलब कि महिला पुरुष, तो 0 से 6 साल के पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, यही जो काउंटिंग है ना, ये चूँकि होता कितने पे, 1000 पे होता है, मतलब 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, 1000 बच्चे पे कितनी लड़कियां हैं, यही लिंगानुपात बताता है। लेकिन ईयर जो होना चाहिए 0 से 6 साल तक का ही होना चाहिए, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, पुरुष महिला पे बात कर रहा हूँ। 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है ना, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है ना, वही बाल लिंगानुपात बताता है दोस्तों, याद रखिएगा अच्छे से, है ना। 1000 पे बताता है, 100 पे नहीं, याद रखिएगा। और 0 से 6 साल ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजिंग पार्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो पंचायती राज है ना, ये एक्चुअली कोई मतलब मूल्य कर्तव्य मूल्य वो नहीं है, ये एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है, जो कि आपका आर्टिकल 40 में रखा गया है, जैसा हमें पता है। और आर्टिकल 40 जो आता है ना दोस्तों, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही आता है ना, डीपीएसपी में ही आता है ना, डीपीएसपी में ही आता है आर्टिकल 40, याद रखिएगा, है ना दोस्तों। तो उसमें आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यूएनसीईडी में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। तो दोस्तों ये 1992 की बात है, उस समय रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 2021 पे हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों, है ना। एजेंडा 21 जो है एक घोषणा पत्र था, उसी पे हस्ताक्षर किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, सीधा सीधा ये क्वेश्चन है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो दोस्तों भारतीय मुद्रा जो है ना, वो एक ही है, नासिक प्रिंटिंग प्रेस, उसी पे छापी जाती है दोस्तों, है ना। तो सीधा क्वेश्चन है,
नासिक प्रिंटिंग प्रेस, जैसे आपको पता ही है मुंबई का नासिक वाला एरिया में पड़ता है ना। अब पता नहीं मेरे को, नासिक प्रिंटिंग प्रेस लिखा हुआ है, मैंने बोल दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ कहाँ? देखिए दोस्तों, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र, पन बिजली शक्ति केंद्र तो सबसे पहले दोस्तों शिव समुद्रम पे हुआ था दोस्तों, है ना, शिव समुद्रम पे हुआ था। ये आपका कर्नाटक वाले एरिया में पड़ता है ना शायद, हाँ कर्नाटक वाले एरिया पे ही पड़ता है। ये 1992 में हुआ था दोस्तों, है ना, 1902 में हुआ था। 1902 में क्या हुआ था, शिव समुद्रम पे क्या हुआ था, पन बिजली शक्ति केंद्र का प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसी पे शिव समुद्रम पे ही जलप्रपात पे क्या हुआ था कि जो पन बिजली शक्ति गृह का निर्माण हुआ था, जो कि भारत का सबसे पहला पन बिजली शक्ति गृह है। पन बिजली गृह जो है ना भारत का सबसे पहला है, शिव समुद्रम जलप्रपात पे ही है ना, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो डैश, क्या? दुर्लभ मुद्रा मतलब हार्ड करेंसी। दुर्लभ मुद्रा का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमें हमारे लिए दुर्लभ हो, मिलनी आसान नहीं हो, बहुत कठिन हो, है ना, बहुत रेयर केस में मिलती हो। तो ये दोस्तों जो इसका रिलेशन है ना वो यहाँ पे बनेगा विकसित देशों का है, क्योंकि हार्ड करेंसी अगर मैं डॉलर की ही बात कर लूँ तो ये विकसित देशों का है रुपया। अमेरिका का है भाई, अमेरिका तो विकसित देश है ना, हम लोग विकासशील देश हैं, हम लोग में तो मतलब क्या ही मतलब कहूँ, रुपया है जो कि बहुत ही वो है, अभी बहुत थोड़ा सा वीक हो गया है, लेकिन एक समय था जब $1 बराबर 1 रुपया हुआ करता था, कोई सुनिए। देखिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नाबार्ड उधार देता है किसको? देखिए दोस्तों यहाँ नाबार्ड में ही नाबार्ड किसको क्या करता है उस छुपा है, याद रखिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ना दोस्तों वो होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं अच्छे से लिख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप अच्छे से सुन लो क्लियरली, है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, एग्रीकल्चर के लिए लोन देता है और रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, मतलब कि कृषि के लिए लोन देता है, राष्ट्रीय कृषि और आपका ग्रामीण विकास में भी ये लोन देता है प्राप्त, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये 1982 में इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की, है ना, याद रखिएगा। तो ये ग्रामीण और कृषि विभाग को कृषि क्षेत्र में क्या करता है, बैंकों को लोन देता है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, WTO अस्तित्व में कब आया? तो दोस्तों WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व व्यापार संगठन। तो ये दोस्तों अस्तित्व में कब आया था, इसका कब फॉर्मेशन किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था 1 जनवरी 1995 को, याद रखिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 1995 को, है ना। अब देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है दोस्तों, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका BPSC लेवल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान तो रखना ही होगा ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई? तो हमें पता है दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, है ना। और इसको काला कानून भी कहा जाता है दोस्तों, काला कानून, याद रखिएगा दोस्तों, है ना, रॉलेट एक्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत में EVM का प्रयोग कब शुरू किया गया? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले ट्रायल किया गया था ना EVM का, वो केरला में किया गया था 1982 में, है ना, केरला में 1982 में किया गया। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ सार्वजनिक रूप से लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना, वो 2004 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें पूर्ण रूप से EVM का यूज़ किया गया था दोस्तों, है ना, EVM का यूज़ किया था।
अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुत बार, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग क्या है? दोस्तों हमें पता है नीति आयोग जो है वो जिसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि नीति आयोग एक्चुअली में संविधान का कहीं भी, इस संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख ही नहीं है। संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि नीति आयोग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये एक्चुअली क्या किया गया था कि 1950 में भारत सरकार को एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन किया गया था भारत सरकार के प्रस्ताव पे, है ना। 1950 की बात है। कब की बात है? 1950 की बात है। उस समय योजना आयोग का एक गठन किया गया था और वही आगे चल के क्या हुआ दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा क्या किया गया? इसका नाम चेंज करके कर दिया गया नीति आयोग, है ना। अब देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूँ तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, है ना, याद रखिएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी में भी एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? देखिए दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति है उनको हटाने के लिए 2 ही चीज़ किया जा सकता है। एक तो या वो खुद से पत्र लिख के उपराष्ट्रपति को दे दे कि हाँ मैं त्याग देना चाहता हूँ, मैं दे रहा हूँ, है ना। तो ये एक पहला रीजन हो गया, त्याग पत्र देना। और दूसरा क्या हुआ दोस्तों? उन पे महाभियोग चलाया जा सकता है ना, उन पे महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो महाभियोग चलता है ना दोस्तों, ये 2 मतलब 2 तरीका हो सकते हैं इसको। एक क्या हो सकता है कि इनके महाभियोग को क्या किया जाएगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। यही इनका खासियत है दोस्तों महाभियोग चलाने का इन पे, कि या तो लोकसभा में भी इसको किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है, या फिर राज्यसभा में भी इसको प्रस्तावित किया जा सकता है इन पे महाभियोग चलाने के लिए। तो अगर लोकसभा में इसको प्रस्तावित किया गया तो राज्यसभा इसकी जांच करेगी, अगर राज्यसभा में किया गया तो लोकसभा इसकी जांच करेगी, है ना। यही चीज़ें हैं इसमें, कुछ खास चीज़ बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सदनों में इसके प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है ना, तो याद रखना है। पारित करना मतलब लाया जा सकता है दोनों सदनों में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है दोस्तों? तो ये आपके देख लेते हैं ऑप्शन, उसके बाद पता चल जाएगा। हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है, क्योंकि हाथी गुम्फा का लेक जब उजागर हुआ था ना दोस्तों, तो उसमें ही इनका नाम का मेंशन हुआ था, इनके चीज़ों का मेंशन हुआ था, है ना। इनके जीवन का परिचय भी वहीं से मिलता है दोस्तों, है ना, खारवेल का। चलिए, ये एक्चुअली कलिंग वाला एरिया में है ना, याद रखिएगा, कलिंग वाला। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, मतलब सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय में पता है बांस की टपक सिंचाई बहुत ही पहले से प्रयोग की जा रही है, और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा भी है ना। क्योंकि जनरली क्या हम लोग यूज़ करते हैं, पाइप का यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक का होता है ना, और भी मतलब ऐसे सारी चीज़ें हैं। अब उसको थोड़ा वो कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इन लोगों ने कुछ अच्छी एक टेक्निक निकाली है ना, बांस की टपक सिंचाई। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे कौन? तो दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है ना, वो चंदोल एक्चुअली जो चंदोल के जो राजपूत थे ना, राजपूत राजा, उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, बहुत ही भव्य और मतलब मंदिर से इसको क्या किया था, भर दिया था पूरा मंदिर से, मतलब बड़ा बड़ा मंदिर से, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो दोस्तों पता है, जो कृष्णदेव राय थे ना, गोलकुंडा से इन्होंने युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, है ना, कुली कुतुब शाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने एक्चुअली खुद से नहीं लड़ा, इन्होंने एक आदमी को भेजा इनसे लड़ने के लिए और जीत लिया फिर, है ना। तो ये कृष्णदेव राय विजयनगर के थे। आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि गोलकुंडा से ही सबसे पहले अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की छूट मिलती है 1632 में, है ना। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है एक्चुअली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मसनविस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है। देखिए, बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, मुस्लिम कानूनों का। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि बाबर जो थे ना, वो विद्वान पुरुषों का बहुत ही मतलब वो करते थे, सम्मान करते थे दोस्तों। इनके दरबार में बहुत सम्मान था। तो ये एक्चुअली था दोस्तों मुबाइन या मुयाबसिन भी इसको कहा जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। बाबर पता ही है, बहुत ही विद्वान आदमी थे और मुगल के संस्थापक भी माना जाता है ना। चलिए, सबसे पहले तोप का यूज इन्होंने ही करा था। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमें पता है दोस्तों, काजीरंगा जो है एक सिंह के लिए, एक सिंह वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों, और ये असम में स्थित है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो मेट्टूर बांध है ना, वो कावेरी नदी पे स्थित है, तमिलनाडु के कावेरी नदी पे, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं इस सब चीज़ से, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी कहाँ की? देखिए, ये किसकी शाखा थी मोपला आंदोलन? तो ये 1921 की बात हो रही है ना। तो उस समय खिलाफत आंदोलन हुआ था, आपको पता है, खिलाफत आंदोलन। और इस बीच पता है क्या हुआ था मोपला में? क्या हुआ कि कुछ क्या मतलब, वहाँ की जमींदार और प्रजा में क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर अनबन हुआ था। मतलब सब, मतलब जमींदार और जो नॉर्मल पीपल थे उनके बीच तो इतिहास में हमेशा सही रहा था, खटपट था। लेकिन इन बीचों में कुछ ऐसा हुआ ना, देखिए ये थे हिंदू वर्ग के और ये थे ज़्यादातर मुस्लिम वर्ग के। तो इन दोनों के बीच कुछ ऐसा चला जिससे लग रहा था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा डिफरेंस गैप आ रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी उस टाइम में, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, गांधी जी ने जब इसको ऑब्जर्व करा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, तो वह आए और सीधा इनके साथ इस आंदोलन में कूद पड़े और इन्होंने इनको सपोर्ट किया, इनके साथ हो गए, मुस्लिम वाले वर्ग के साथ हो गए। तो जिसकी वजह से अब गांधी जी हिंदू वर्ग के और आए मुस्लिम को सपोर्ट किए। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो है वो हिंदू मुस्लिम का वो नहीं है। एक लड़ाई जो होता है, एक जो मतलब संघर्ष है, वो हिंदू मुस्लिम का नहीं है। तो यहाँ से प्रूव हो गया, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस गैप कर रहा था। और इसके जो थे ना दोस्तों, ये जो मोपला विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था, इसके जो थे हेड थे, जो कि एक वहाँ के बहुत ही अच्छे मौलवी हुआ करते थे दोस्तों, अली मुस्लियार, है ना। याद रखिएगा नाम, अली मुस्लियार। तो वही थे दोस्तों, है ना। मोपलाओं के द्वारा उन्हीं को अपना राजा चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब 1942 में, जैसा कि हमें पता है 1942 में कौन थे दोस्तों, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक और बहुत ही कम उम्र में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले ये दिल्ली अधिवेशन में चुने गए थे, सबसे कम उम्र में, है ना। और उसके बाद इन्होंने तो लगातार ही रखा 40 से 46 तक ले, है ना। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो वो थे अब्दुल गफ्फार खान, जो कि वेस्टर्न पार्ट से आते थे, भारत के वेस्टर्न पार्ट से आते थे, है ना। अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, है ना। और इनकी एक बहुत ही अच्छी ये है
मैं उसका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। खरपट 47। मैं आपको बता दूँ, खुदाई खिदमतगार इनकी बहुत ही एक अच्छी संगठन रही है ना। ये बहुत ही फेमस रहा है, एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है, इसी वजह से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि खुदाई खिदमतगार जो है ना, इनकी जिसको ईश्वर के सेवक कहा जाता है, तो एक संगठन का निर्माण किया था। और उसी को पता है, उसी को लाल कुर्ती से भी फेमस कर दिया गया था, है ना, उस टाइम में। अब्दुल गफ्फार खान, याद रहेगा नाम आपको। चलिए, और इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी वही सेम है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय का जब आप इसको पढ़ोगे ना, इसका पूरा अगर मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि हुआ क्या करता था कि पहले के टाइम में क्या हुआ था दोस्तों, तो उस समय क्या होता था कि जो नेता होते थे ना, तो एक नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथे पार्टी, पांचवी पार्टी, मतलब ऐसे लगातार बदलते रहता था। तो इस वजह से बहुत सारे मतलब पार्टियों को क्या हो गया, नुकसान हो जाता था। कभी कोई अपना मेजोरिटी बना ही नहीं पाता था। होता है ना कि आप अपना मेजोरिटी प्रूव करिए, तो उस समय कोई कर ही नहीं पाता था। इस पार्टी से उस पार्टी नेता भाग जाया करते थे लालच में किसी भी चीज़ के, है ना। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए अब उस पर एक कानून बनाया गया, है ना, वही 52वां संविधान संशोधन किया गया। और उसमें आपको दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, जिसमें क्या बताया गया कि अगर कोई आदमी 1 से 2 बार अगर चेंज किया ना, पहली एक बार तो कर सकता है, लेकिन दूसरा बार जैसे चेंज किया ना, तो उसका जो भी है वो सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर वो जो भी पद पे है वो नहीं रहेगा, वो सब हट जाएगा, फिर बन ही नहीं सकता है वो। तो ये सब चीज़ें थी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। बहुत ही मज़ेदार था ये वाला कि भाई कोई कैसे इधर से उधर भाग सकता है। हालांकि अभी भी होता है, बहुत ही मतलब, है ना। अभी भी आप जानते ही हो कि इस नेता से कभी देखते हो कि बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में, फिर बीजेपी से आप में भागते रहते हैं सब। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करी थी इन्होंने, है ना। आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी दोस्तों। चलिए ये भी पता हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? देखते हैं। फेडरेशन, डुरंडो, संतोष ट्रॉफी, ये तीनों तो है। रणजी ट्रॉफी, ओ माय गॉड, रणजी ट्रॉफी ये कैसे हो सकता है? ये तो क्रिकेट का है ना। कैसे कैसे रणजी ट्रॉफी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पता है क्या होता है? इसमें होता क्या है कि दूर की वस्तुएं तो अच्छी से दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु अच्छी से दिखाई देती है। देखते हैं ऑप्शन, तो मुझे अच्छा से दिख नहीं रहा। नेत्रगोलक आई बॉल में वृद्धि दोष के कारण में से एक, ऐसा कुछ है क्या? लगता है मुझे भी अच्छे से देखना पड़ेगा। वैसे तो मुझे पता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, देखो सॉरी मैंने जो कही वो बातें थोड़ी थी। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, इसको कहा जाता है ना, दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तुएं अच्छे तरीके से नहीं दिखती है ना, और दूर की तो वस्तुएं अच्छे से दिख जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर कौन कब्जा कर लेता है? वाह भाई, कौन कब्जा कर लेता है? शेर सबको खा सकता है और शेर को हम मार सकते हैं। एक्चुअली सबसे ऊपर इंसान ही होता है ना, जो ट्रायंगल बनता है ना ऐसा, इसमें सबसे ऊपर इंसान होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। यहाँ जो भी रहे सबसे ऊपर इंसान आ सकता है, अगर इंसान को उसमें रखा जाए तो। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। ये थोड़ी मैथ की प्रॉब्लम है, मैं साइंस वाली प्रॉब्लम को क्लियर कर लेता हूँ आज। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को, तो दोस्तों जो जीव विकास है ना, जीन, इसको सबसे पहले लेनमार्क ने समझाया था दोस्तों, लेनमार्क ने।
फिर इसमें डार्विन ने भी कुछ अलग अलग पार्ट में अपनी हिस्सेदारी रखी थी, है ना। लेनमार्क ने इसको समझाया था दोस्तों। अगर आप में से किन्होंने भी अगर एंथ्रो पढ़ा होगा कभी भी, या फिर आगे अगर बीपीएससी का ट्राई करोगे तो सोचोगे, तो उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, है ना। ये एक्चुअली बायोलॉजी में भी पूछता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है ना, बायोलॉजी का ही में आ जाता है ये वाला। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने? तो मिस्टर खुराना ने किया था दोस्तों, है ना। डीएनए का संश्लेषण किया था, सिंथेसिस किया था खुराना ने, खुराना, मिस्टर खुराना। चलिए, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जा के काम में लिया जाता है? तो हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में अगर ऑप्शन से देखें तो यहाँ एल्युमिनियम ही है जो लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत हल्का भी होता है और बहुत टिकाऊ भी होता है, और इसमें जंग भी नहीं लगती है ना। और भाई जंग नहीं लगेगी तो ये है ना बहुत खास बात। चलिए, हल्का भी होता है। भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होता है? दोस्तों, अगर मैं रियलिटी की बात करूँ ना, तो अपने देश में जितना चांदी का मतलब डिमांड है ना, तो अपने को क्या करना होता है कि अदर कंट्री से एक्सपोर्ट ही करना पड़ता है, सॉरी इम्पोर्ट ही करना पड़ता है, लेना ही पड़ता है अदर कंट्री से। फिर भी अगर एक डेटा वाइज बात किया जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, है ना, राजस्थान में। चलिए, और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे होती है, राजस्थान थोड़ा सा डेटा वाइज आगे आ जाता है। चलिए, किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? तो दोस्तों, यहाँ जो ऑप्शन है ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सी उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, आंसू गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, वो CCl3 है ना, NO2 होता है। अब बाकी मुझे आंसर का तो नहीं पता, Cl2 दिया हुआ है, 3 होता तो मैं इसी को बोल देता, है ना। चलिए, आंसू गैस पता ही है आपको कि कहीं बहुत ज़्यादा मतलब लफड़ा उपड़ा चल रहा है मास में, तो वहाँ पे आंसू गैस से ले जाकर पुलिस छोड़ देती है, बस अब भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ भाग जाओ। चलिए, 2 आम और 3 नारंगी, ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो दोस्तों, जो मूल रूप से होता है ना दोस्तों, वो कौन सा होता है? तो आपका होता है H2SO4, पता होना चाहिए आपको, H2SO4। ये एक्चुअली पता है विस्फोटक बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, बम बनाने में, है ना, यूज मत करना भाई और इसके अलावा भी बहुत चीज़ों में, जैसे आपका कलर तैयार करना, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे यूजेस है इसके, है ना। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यूजेस हैं इसके भी, है ना। फिर आपका मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारा। फिर आपका पेट्रोलियम वाला इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है ना। तो चीज़ें हैं जहाँ यूज़ किया जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है दोस्तों, पता है आपको फ्यूज क्यों लगाया जाता है कहीं भी? तो पता है, जो मेन सर्किट होता है ना, उसको बचाने के लिए फ्यूज को लगाया जाता है। देखते हो, फ्यूज उड़ गया, ट्रांसफार्मर पे ही देख लो कि ट्रांसफार्मर पे क्या होता है, अगर कोई भी बहुत ज़्यादा इधर उधर वोल्टेज का वेरिएशन होता है, या फिर कोई भी कहीं कुछ भी होता है आसपास शॉर्ट सर्किट, तो वहाँ पे पता है क्या होता है, ओवरलोड भी होता है, तो क्या होता है, फ्यूज उड़ता है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर नहीं उड़ता है। अब ऐसा इसलिए, अगर फ्यूज नहीं होता ना, तो ट्रांसफार्मर का चांस होता है कि उड़ जाए, तो ट्रांसफार्मर अगर उड़े तो बहुत बड़ा लॉस होगा ना, तो इस वजह से फ्यूज उड़ता है ना। और फ्यूज उड़ता है तो क्या होता है, जाकर एक दूसरा वायर ले जाकर लगा देते हैं, और फिर उसको लगा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं उसके प्लेस पे, बस हो गया। तो ये एक्चुअली पता है क्या होता है, उसमें जो वायर होता है ना, वो शीशा और टीन का बना हुआ होता है, बहुत ही मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत लो होता है, गलनांक बहुत लो होता है, बहुत जल्दी गल जाता है, ये पता है, बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन इसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, है ना। प्रतिरोध जो होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। हमारे घर में भी देखना, हर एक बोर्ड पे लगा होता है फ्यूज़। क्यों लगा होता है? कि पूरा घर का वायर को जला मत दे, सर्किट जो भी है अपने घर का उसको वो जला मत दे, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। इस वजह से देखना कि आप जो मेन बोर्ड होता है, जहाँ से डायरेक्ट आपका खंबे से लाइट आया हुआ होता है, वायर कनेक्ट होता है, तो वहाँ पे भी 2 आपका ऐसा फ्यूज लगा होता है। तो आप ध्यान करोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना, इसी वजह से कि आपका घर का संपूर्ण जो है सर्किट वो ख़राब ना हो।
उसको प्रभावित ना करे, इस वजह से। तो मुझे लगता है पता चल गया होगा। चलिए, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं। आपको पता है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है ना, और न्यूक्लियस में क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन जिस पे धनावेशित चार्ज होता है, एक होता है न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है ना, ये इसी में होता है। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, वो भी दिखा देता हूँ। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है, और इस पे ऋणावेशित चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता ही है। ये क्या करता है, तो इसके चारों तरफ चक्कर काटता है ना, ऐसे आपको पता चलेगा कि इसके तरफ चक्कर काट रहा है ना। चलिए, हो गया पता, क्लियर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक फिक्स पाथ पे, फिक्स नहीं कहूँगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। हो गया क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं क्या। देखो दोस्तों, दूरदृष्टि का मतलब क्या होता है, जो नज़दीक की वस्तुएं ना दिखी, इसका जस्ट उल्टा होता है। दूरदृष्टि मतलब नज़दीक की वस्तु देखने में आपकी दिक्कत हो रही है, तो नज़दीक की वस्तुओं को देखने में इज्जत हो रही है, तो क्या किया जाएगा, कन्वर्जेंट लेंस का यूज़ किया जाता है दोस्तों चश्मे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, उत्तल लेंस, कन्वर्जेंट लेंस इसी को बोला जाता है ना, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने का सोडा धोने का सोडा मतलब सरफ का यूज होता है ना, तो वो सब चीज़ों में भी किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो Na2CO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका रासायनिक सूत्र यही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेस को। ठोस है, कपूर है, और कपूर क्या हो गया, उसका क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे आप आग जलाओगे तो क्या होगा, इसका सब्लिमेशन होगा, और ये क्या होगा, गैस में चेंज हो जाता है ना। तो ये सब्लिमेशन होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, है ना, ऊर्ध्वपातन ही होता है ना सब्लिमेशन का मतलब, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांच की मूर्तियाँ हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है। हाँ यार सच में, देखिए क्या होता है कि हम लोग के घर पे मूर्ति होती है ना, पीतल की या कांच की भी होती है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक रखा होता है ना, तो नीचे वाला पोर्शन पे अगर ये एक मूर्ति है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये एक मूर्ति है, तो नीचे वाले भाग पे हम लोग देखते हैं ना, या फिर जहाँ पे थोड़ा सा टर्न हुआ हुआ पार्ट होता है, इस वाले भाग पे हम लोग देखते हैं ना मेनली, कि यहाँ पे थोड़ा पीलापन आ जाता है, पता है, पीलापन नहीं, हरापन आ जाता है, सॉरी यार मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ वहाँ पे थोड़ा हरा हरा दिखने लगता है, वैसा क्यों होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीकरण, अपघटन, अक्षरण, संरक्षण। हाँ वहाँ पे संक्षरण होता है, पता है, संक्षरण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पता है, पता नहीं मतलब चीज़ें क्या होती है कि वहाँ से जो ऊपर वाला जो लेयर होता है वो शायद गिरने लगता है, जिसके वजह से वहाँ पे हरा कलर हो जाता है ना, यही चीज़ें हैं। हाँ चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। अर्धचालक की तरह, बस अर्धचालक की तरह, तो अर्धचालक की तरह दोस्तों कौन होता है, जर्मेनियम होता है अपना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है, मतलब ये कुछ ऐसा पार्ट है अपने ईयर का, कान का, जो क्या करता है, आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है ना, लाता है। चल भाई चल 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 ध्वनि भाई चल 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 चल, इधर का भी ध्वनि है, इधर का भी ध्वनि है, इधर का भी ध्वनि है, इधर का भी ध्वनि, सबको ये लाता है, एकत्रित करता है। ये कौन है भाई, तो ये है, क्या है, कर्णपाली। इसको बोलते हैं कौन सी दोस्तों, कर्णपाली बोलते हैं इसको, है ना।
याद रखिएगा, पिन्नी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पिन्ना, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? पता है मधुमेह जो होता है ना, मतलब शुगर की बीमारी जो होती है, वो इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन एक्चुअली क्या होता है, ब्लड में फ्लो करता है, पता है क्या, शुगर के अमाउंट को कंट्रोल करता है। इंसुलिन शुगर के अमाउंट को कंट्रोल करता है ब्लड में। अगर कमी हो गया ना, तो मधुमेह और शुगर डायबिटीज़ का पेशेंट हो सकता है आदमी, है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, पता है। और इससे एक रोग होता है, पता है, एक मतलब जो डिजीज़ होता है ना, वो उसको बोल देता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, है ना, उसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं लिख भी सकता हूँ क्या, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, कुछ ऐसा है ना, याद रखिएगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, क्या होता है भाई? खट्टे फलों में तो हमें पता है विटामिन सी पाया जाता है ना। एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है ना दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। और इससे एक रोग होता है, पता है दोस्तों, उसको बोला जाता है स्कॉर्वी, है ना। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए अपने बॉडी में तो स्कर्वी नाम का एक रोग होता है, डिजीज़ होता है, याद रखिएगा। वो भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और विटामिन सी का सोर्स आपको पता ही है, नींबू वबू हो गया खाओ, संतरा खाओ, चीकू खाओ, आंवला खाओ, ये सब है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमें पता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर क्या है, दूरी का मात्रक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया आपको, कोई इशू नहीं है, ये सब हम लोग बोर्ड पे करेंगे, है ना। बोर्ड पे मज़ा आता है करने में, मैं एक्चुअली करा भी रहा हूँ बोर्ड पे, आप मेरे एक सीज़न को देख सकते हैं, है ना, जिस पे मैंने बोर्ड पे करा रखा है प्रैक्टिस सेट 1 को, एडिटेरिया का भी उसमें मिक्स था, है ना। चलिए देख लेते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैसों में से मुख्यतः कौन सी होती है? तो देखिए दोस्तों, एक तो बात हो जा रहा है एलपीजी, एलपीजी की ही बात हो रही है ना। एलपीजी का यूज, एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है आपका, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है आपका एलपीजी में। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें ईंधन के रूप में, तो ईंधन में आपका मेनली पता है क्या होता है, मीथेन होता है दोस्तों। क्या होता है, मीथेन। इसका फार्मूला क्या होता है, CH4, मीथेन का फार्मूला होता है ना। और ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो आपको पता ही है, जो दलदल वाला इलाका होता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, दलदल वाला इलाका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और तभी तो इसको पता है क्या बोलता है, जो मार्स गैस बोला जाता है इसको, है ना, मार्स गैस। मैं अच्छे से दिखा दूँ, मार्स गैस, शायद अच्छे से लिख नहीं पाया मैं, है ना, मार्स गैस इसको बोला जाता है, याद करिएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, माइट भी। चलिए दोस्तों, तो आपको कैसा लगा हमारा ये डिस्कशन, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, पता है लाइक से नहीं आती हमारी वीडियो पे। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही डिस्कशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को दबा देना कि जब भी हम अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, और फट से आप अपनी डिवीज़न को एकदम 100% कर लोगे दोस्तों, है ना। तो मैं ऐसे ही करते रहूँगा, है ना, आगे भी। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे डिस्कशन किए हुए हैं सेट को, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।